नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT जेई का 2012 का क्या कह रहा है। इफ़ इन अ ट्रेंगल ABC B प्लस सी अपॉन 11 इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 12 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 13 देन कॉस ए इज इक्वल टू, तो कॉस ए का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कोई ट्रेंगल ABC है मेरा, दिस इज ट्रेंगल ABC। इसकी अपोजिट साइड ये ए है, ये बी है इसकी, और इसकी अपोजिट साइड स्मॉल सी है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो मुझको गिवन में है, सबसे पहले b प्लस सी बाई 11 इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 13 है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको के इक्वल लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 11 के, यहाँ से मिल जाएगा c प्लस ए इक्वल टू 12 के, और a प्लस बी इक्वल टू 13 के। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूँ। तो व्हेन वी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ लिख दूँ ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 11 और 12। तो ये 2 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 1 1 1 3, तो ये हो जाएगा 36 के। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी मुझे मिल गया 18 के। इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान लेता हूँ। अब मेरा लक्ष्य है ABC का मान ज्ञात करना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा सब्ट्रैक्ट 1 बाई 4, यहाँ पर उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट 2 बाई 4, और इधर लिख दूँगा सब्ट्रैक्ट 3 बाई 4। तो जब मैं पहले को इस फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो b और c मेरा कट जाएगा, केवल a बचेगा। तो यहाँ लिखूँगा a 18 के माइनस 11 के, ठीक है। यहाँ से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो c और a कट जाएगा, केवल बचेगा b, दैट इज 18 के माइनस 12 के। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो a भी कट जाएगा, तो c मेरा आ जाएगा 18 के माइनस 13 के। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा हो जाएगा 7 के, ये मेरा हो जाएगा 6 के, और ये मेरा हो जाएगा 5 के। तो इस टाइप से मेरा a b c की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। मुझसे क्वेश्चन में कहा है कि बताइए cos a का मान क्या होगा। तो cos a की फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, उसको लिख लेते हैं। cos a क्या होता है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यही मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहाँ पर b का स्क्वायर करूँगा तो ये 36 के स्क्वायर हो जाएगा, और c का करूँगा तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, और a का करूँगा अगर मैं स्क्वायर तो ये 49 के स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू b है मेरा 6 के, और c है मेरा 5 के। अब इनको सॉल्व मैं अगर करता हूँ तो 36 6 5 11 हो जाएगा ये, और 3 2 5 1 6, इसमें 49 अगर मैं माइनस करूँ 11 में 9 गया तो 2 आएगा, और 5 में 4 गया तो ये 12 आएगा, 1 आएगा, तो ये 12 हो गया। तो ये हो गया 12 के स्क्वायर अपॉन ट्वाइस 6 5 जा 30, तो 6 को बने रहने देते हैं, 5 को भी उसी तरीके से के स्क्वायर, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 6 2 जा 12 से ये 12 कैंसिल, तो आया क्या 1/5। तो cos a का जो हमारा मान आया है वो 1/5 आया है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो यहाँ पर मेरा जो है बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन IIT जेई का सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है IIT जेई 2012 का। कह रहा है इन ट्रेंगल PQR इफ 3 sin P प्लस 4 cos Q इक्वल टू 6 एंड 4 sin Q प्लस 3 cos P इक्वल टू 1 देन द एंगल R इज इक्वल टू। तो एंगल R का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है।
तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन में है उसको मैं यहाँ लिखूँगा। ये मेरा ट्रेंगल पी क्यू आर है, दिस इज पी क्यू आर, और यहाँ गिवन में है कि 3 साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू दिस इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये हो गया 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस पी दिस इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग and adding first and second equation we get, यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 3 साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू होल स्क्वायर प्लस 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस पी होल स्क्वायर दिस इज 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूँ अगर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको मैं क्या करूँगा, एक्सपैंड करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 साइन स्क्वायर पी, ये हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 3 जा 6 6 4 जा 24 साइन पी कॉस क्यू। इसी तरीके से इसको भी एक्सपैंड करूँगा तो ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर क्यू, फिर आगे बढ़ेंगे 9 कॉस स्क्वायर पी, और फिर से आगे बढ़ेंगे तो 2 4 जा 8 8 3 जा 24 साइन क्यू कॉस पी दिस इज 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस 1 37। ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये साइन स्क्वायर पी है और ये 9 कॉस स्क्वायर पी है, तो इनको एक साथ ले लूँगा और ये वालों को एक साथ ले लूँगा और ये वालों को एक साथ ले लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 9 कॉमन किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी। 16 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू प्लस 24 कॉमन लिया तो ये साइन पी कॉस क्यू प्लस साइन क्यू कॉस पी दिस इज इक्वल टू 37 हो गया। अब मैं आगे बढ़ूँ तो देखूँ ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 16 इंटू 1 16 हो जाएगा प्लस 24 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो उसी से 1 लिखा है। अब उसके बाद देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी ए बन रहा है फॉर्मूला, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको साइन ए प्लस बी यानी पी प्लस क्यू दिस इज इक्वल टू 37। इसको थोड़ा और मैं सॉल्व करूँ अगर, तो ये मेरा हो जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 इधर आएगा माइनस में साइन पी प्लस क्यू 37 माइनस 25, तो ये मेरा हो जाएगा 12 दिस इज साइन पी प्लस क्यू। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ साइन पी प्लस क्यू मेरा आ गया 12/24 डेट इज़ 1/2, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू जाहिर सी बात है कि दो एंगल का सम है, तो यानी ये जो एंगल है केवल 30 डिग्री तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दो एंगल का सम 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि साइन p प्लस क्यू इज इक्वल टू ये किस पे देगा, साइन 30 डिग्री पे देगा, या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर हम लोग तो ये जो है 1/2 किस पे देगा, साइन पाई माइनस 30 डिग्री पे भी दे सकता है, क्योंकि साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो ये मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये तो मुझे मिल गया साइन 30 डिग्री और ये मुझे मिल गया साइन 150 डिग्री, 180 माइनस थीटा यानी 30 डिग्री 150, तो ये मेरा हो गया साइन पी प्लस क्यू के फॉर्म में। इसी को आप रेडियन के फॉर्म में लिख सकते हैं साइन पाई/6 या फिर साइन 5 पाई/6, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ से मुझे मिल गया p प्लस क्यू की वैल्यू, p प्लस क्यू की वैल्यू मुझे 2 मिल गई, एक पाई/6 मिली और एक 5 पाई/6 मिली। अब इनमें से क्या ओरिजिनल मान होगा r का, ये हमें ज्ञात करना क्वेश्चन में कह रहा है। देन द एंगल r इज इक्वल टू, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आइए चेकआउट करते हैं कि अब
अब जो है कैसे निकालें आर की वैल्यू, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लूँ आर इक्वल टू 5π/6, 5π/6 मतलब कि कैसे इसको कैलकुलेट करूं, ऐसे कैलकुलेट करता हूं। देखिए P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस पी प्लस क्यू। क्यों होती है सर 180 डिग्री, क्योंकि जो है ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इससे मैं आर की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से अगर मैं P प्लस क्यू की वैल्यू अगर जो है π/6 रखता हूँ तो आर की वैल्यू मुझे 5π/6 मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर P प्लस क्यू की वैल्यू 5π/6 रखूँगा तो आर की वैल्यू मुझे π/6 मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि P प्लस क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पर π/6 रख रहा हूँ, तो ये मुझको आर की वैल्यू मिल गई। अगर आर की वैल्यू ये है तो इससे क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, आइए चेकआउट करते हैं। तो पहली तो कंडीशन ये बन जाएगी कि अगर आर की वैल्यू 5π/6 यानी 150 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि जो बचे दो एंगल हैं वो जो है 30 डिग्री के भीतर ही होंगे, तभी तो 180 होगा। 150 और 30 180। तो यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो Q एंगल है और जो P एंगल है वो जो है 0 से 30 डिग्री के बीच में होगा। यानी जब 0 से 30 डिग्री के बीच होगा तो cos Q का मान क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। और π/6 तक पहुँचेंगे अगर हम लोग, π/6 तक अगर cos की वैल्यू देखेंगे तो वो 1 से कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम 0 डिग्री पे होता है। 0 तो हम ले नहीं रहे हैं, 0 से π/6 ले रहे हैं, यानी cos Q 1 से कम आएगा। इसी तरीके से साइन P तो मैक्सिमम 90 पे होते ही, या ऑलरेडी π/6 से कम है, तो साइन P भी जो है लेस देन क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होते तो 1/2 से कम ही आएगा, ये हम कह सकते हैं। तो cos Q की वैल्यू लेस देन 1 है, साइन P की वैल्यू लेस देन 1/2 है। अब हमको जो गिवन में रिलेशन में है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या गिवन में है कि 3 sin P प्लस 4 cos Q इक्वल टू 6 होता है, ठीक है ना। 3 sin P प्लस 4 cos Q इक्वल टू 6, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 sin P प्लस 4 cos Q की अगर मैं बात करूँ LHS की, तो यहाँ पर साइन P तो मेरा लेस देन 1/2 है, यानी जाहिर सी बात है कि ये 1/2 नहीं होगा, 1/2 से कम होगा, ठीक है। और 1/2 से कम मान लीजिए 1/2 की वैल्यू 0.5 है, तो 1/2 की वैल्यू 0.5 है, तो इससे कम लेंगे तो 0.4 ले लिया मान ले। और cos Q की वैल्यू मेरी यहाँ पर 1 से कम है, तो मान लें 0.9 ले लेते हैं 1 से कम। अब जरा इस पर रख के चेकआउट कीजिए, तो 4 3 जा 12, ये 1.2 देगा, 9 4 जा 36, तो ये 3.6 देगा। तो इनको अगर जोड़ेंगे भी तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 6 2 8 3 1 4, यानी 4.8 आएगा, जो कि हर हालत में ये 5.5 यानी 11/2 से कम आ रहा है। 5.5 11/2 की वैल्यू होती है। तो यानी मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि 3 sin P प्लस 4 cos Q इज़ लेस देन 11/2। और जब ये 11/2 से कम होगा, जबकि हमारे इक्वेशन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जो 3 sin P है और 4 cos Q है वो 6 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो कैलकुलेट करने पर ये 5.5 से ही कम दे रहा है, 6 तो दूर दूर तक पहुँच ही नहीं रहा है। तो जब 6 दूर दूर तक नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो R है वो 5π/6 के इक्वल नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो बचा कौन सा हमारा एंगल, बचा कौन सा, π/6 बचेगा, क्योंकि जब यहाँ पर P प्लस क्यू की वैल्यू 5π/6 रखूँगा मैं, अब यहाँ लिख दूँ व्हेन P प्लस क्यू इक्वल टू 5π/6, ये किसके लिए था कि व्हेन P प्लस क्यू इक्वल टू π/6 के लिए, तो R की वैल्यू 5π/6 आई थी। अब R की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस 5π/6, यहाँ रख दिया मैंने वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 6π माइनस 5/6 आ गया। तो यहाँ पर R इक्वल टू π/6 वैल्यू के लिए ये वैल्यूड होगा, क्योंकि यहाँ पर R इज नॉट इक्वल टू 5π/6 अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये रिलेशन वायोलेट नहीं करेगा, यानी R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, π/6 होनी चाहिए। तो इसमें जो है हमारा 10th का B ऑप्शन करेक्ट होगा, π/6। तो इस टाइप से हमारा ये IIT-JEE 2012 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन लेट आर एंड आर बी द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंड द सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, और अ फॉल्स स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, इनमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है कौन सा होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन रेडियस और सरकम रेडियस आपको पता होना चाहिए। इन रेडियस क्या है हमारा, दिस इज इन रेडियस, और यहाँ से अगर इसको ऐसे ज्वाइन करें तो ये मेरा सरकम रेडियस हो गया। ठीक है, अब मैं एक क्या करता हूँ कि अपनी तरफ से मानता हूँ कि लेट ओ इज़ द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। मान लिया कि ओ एक सेंटर है पॉलीगॉन का। कौन से पॉलीगॉन का, एन साइडेड पॉलीगॉन का। ठीक है, और अपने तरफ से मान लेता हूँ कि सी डी इज वन ऑफ द साइड। देन बाय फिगर में कैसे, जैसे ये मेरा सेंटर हो गया मान लीजिए पॉलीगॉन का, इस टाइप से ऐसे 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 एन साइडेड बन रहा है। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए ये वाला मैं पोर्शन ले रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ये मेरा वो सेंटर है। सी डी कोई एक साइड ले ली मैंने पॉलीगॉन की, और क्या करता हूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने इस पर ड्रॉ किया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला, ये मेरा स्मॉल आर हो जाएगा, और ये जो सर्किल से टच कर रहा है ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, जो कि सरकम रेडियस। यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर क्या है, इन रेडियस, कैपिटल आर क्या है, सरकम रेडियस। अब यहाँ से अगर आप देखें तो चूंकि ये जो है पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना बनेगा, दिस इज होल एंगल। तो इस पूरे एंगल की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा 360 होगा। ठीक है, 360 होगा। अब जब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री होगा, और इस टाइप से ये एन में विभाजित है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, 360 बाई एन, यानी ये पूरा एंगल मेरा हो गया 2 पाई बाई एन। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, हाफ हो जाएगा इसका, तो हाफ ऑफ 2 पाई बाई एन, डेट इज पाई बाई एन। यानी अगर मैं इधर थोड़ा डायग्राम बनाऊँ आपको समझने के लिए, तो ये ओ सी डी हो गया, दिस इज आर, दिस इज आर, ये मेरा हो गया पाई बाई एन, और ये पाई बाई एन, ये पूरा का पूरा 2 पाई बाई एन था, तो ये पाई बाई एन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अगर ये मेरा ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से मैं अगर कॉस पाई बाई एन निकालूँ, तो कॉस पाई बाई एन क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू अब क्या क्या हो सकती है, जैसे मैं एन की वैल्यू मान लीजिए 1 रखता हूँ, व्हेन एन इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, r बाई आर की वैल्यू कॉस पाई बाई 2। इसी तरीके से n की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ, तो r बाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पाई बाई 3। इसी तरीके से r बाई आर की वैल्यू कॉस पाई बाई 4 हो जाएगी जब मैं n की वैल्यू 4 रखूँगा। n की वैल्यू जब मैं 5 रखूँगा तो r की वैल्यू हो जाएगी, r बाई आर की वैल्यू कॉस पाई बाई 5। इसी तरह n इक्वल टू 6 रखूँगा तो r बाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पाई बाई 6। ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है मेरी, कॉस 90 प्लस 90, यानी साइन 90 माइनस में, तो ये -1 होगी। कॉस पाई बाई 2 0 यहाँ पर, और ये कॉस पाई बाई 3, यानी ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, डेट इज़ 1/2। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखा जाए कॉस पाई बाई 4 1/√2, और इसको वैसे ही अभी बने रहने देते हैं, कॉस पाई बाई 6, यानी ये मेरा हो जाएगा √3/2। अब इतने पे मैंने इसको निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं समझी क्योंकि मेरी जो वैल्यू है वो इतने में ही आ जा रही। देखिए 1/√2 मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, यानी ये सही है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से मिलाइएगा। अब उसके बाद देखिए 2/3 इनमें अभी नहीं है, √3/2 यहाँ मैच कर रहा है जब n की वैल्यू 6 होगी तो।
और जो है 1/2 जब n की वैल्यू 3 हुई तो मैच कर रहा है, यानी इनमें से कौन सा जो है रॉन्ग है, जो जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो 2/3 है। तो 2/3 कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती है इन रेडियस अपॉन सरकम रेडियस का रेशियो का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा था। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ इन अ ट्रायंगल ABC द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेस ABC ऑन अपोजिट साइड्स आर इन HP, देन साइन A साइन B साइन C आर इन। तो साइन A साइन B साइन C किस में होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे जो है एक ट्रायंगल में फिगर बनाता हूँ। दिस इज ट्रायंगल ABC, और इसका अपोजिट साइड ये स्मॉल है, इसका अपोजिट साइड स्मॉल b, इस एंगल का अपोजिट साइड ये स्मॉल c है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ मैं, इसको मैं P1 मान लेता हूँ। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, इसको मैं P2 मान लेता हूँ, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ और इसको मैं P3 मान लेता हूँ। तो ये मेरा P1 P2 P3 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जब P1 P2 P3 मिल गया मुझको, तो यहाँ से मैं आसानी से लिख सकता हूँ इन सारे ट्रायंगल्स में से एरिया की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया के टर्म में इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर तीन तरीके से मैं लिख सकता हूँ, या तो P1 इंटू B कर दूँ, या तो P2 इंटू B कर दूँ, या फिर P1 इंटू A कर दूँ, या फिर हाफ P3 इंटू C कर दूँ, ठीक है। तो हाफ P1 इंटू A इक्वल टू हाफ P2 इंटू B इक्वल टू हाफ P3 इंटू C। ये मेरा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ गिवन में है कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं वो किस में है, R इन HP में है, ये गिवन में है। तो जब ये HP में होगा तो यहाँ से अगर मैं P1 की वैल्यू निकालूं तो 2 डेल्टा अपॉन A आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 डेल्टा अपॉन A, 2 डेल्टा अपॉन B, 2 डेल्टा अपॉन C, ये भी HP में ही होंगे, R इन HP, ठीक है। तो अब यहाँ 2 डेल्टा कॉमन मिल रहा है, तो मैं 2 डेल्टा से डिवाइड करके इसको हटा दूंगा, यानी 1 अपॉन A, 1 अपॉन B और 1 अपॉन C किस में हो जाएंगे, ये भी HP में ही हो जाएंगे। और जब ये भी HP में ही हो जाएंगे तो यहाँ से इसका जो उल्टा रेसिप्रोकल होगा वो किस में हो जाएगा, वो AP में हो जाएगा, R इन AP। और मुझे पता है कि बाई साइन रूल क्या कहता है कि A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K। तो A की वैल्यू हो जाएगी K साइन A, B की वैल्यू हो जाएगी आपकी K साइन B, और C की वैल्यू हो जाएगी K साइन C। तो यानी A की वैल्यू यहाँ मैं लिख सकता हूँ K साइन A, K साइन B, और C की वैल्यू K साइन C। ये भी जो है क्या होगी, R इन AP में होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये भी AP में होंगे, और जब ये भी AP में होंगे तो K से मैं डिवाइड कर दूँ तो साइन A, साइन B और साइन C, ये भी क्या होंगे, AP में होंगे, R इन AP। तो जब ये भी AP में होंगे तो हमसे यही पूछ रहा था कि साइन A, साइन B, साइन C किस में होंगे, यानी AP में होंगे। B ऑप्शन इसका सही है, तो B इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, और ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा फॉर सम अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 देन द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रेंगल इज। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रेंगल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन में है कि ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले एक रफली डायग्राम ना हो तो मैं बना लूँ अपनी सुविधा के लिए, जिससे मुझे आराम रहे। ये मेरा एक ट्रेंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब मैं मान लिया कि जो साइड्स है ए वो साइन अल्फ़ा है, जो कि गिवन में कह रहा है कि साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा और अंडर रूट में जो वैल्यू है वो साइड्स हैं ट्रेंगल के। तो मैं ऐसे मान लिया कि ये लो साइड्स हो गए भाई। अब उसके बाद ये सी है, इसको भी मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये साइन अल्फ़ा है, ए की वैल्यू है, और ये बी जो है कॉस अल्फ़ा ए की वैल्यू है। यहाँ से मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि जो ए के यहाँ पर वैल्यू है, पहले ही यहाँ कह रहा है फॉर सम अल्फ़ा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है, यानी ये एक्यूट एंगल है। अब जब एक्यूट एंगल है अल्फ़ा, तो जाहिर सी बात है कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 90 से कम है। और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी जो है 1 से बराबर ही नहीं हो सकती, ज़्यादा की तो दूर बात रही। क्यों? क्योंकि ये जो है 0 से ज़्यादा है अल्फ़ा, तो कॉस 0 भी ये 1 देगा, यानी अल्फ़ा 0 से ज़्यादा है तो कॉस की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर a इज़ लेस देन 1 एंड आल्सो b इज आल्सो लेस देन 1। लेकिन अगर यहाँ c की बात करें तो कॉस साइन अल्फ़ा भी लेस देन 1 है, कॉस अल्फ़ा भी लेस देन 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ दशमलव में आएगा और 1 से जोड़ेंगे। यहाँ पर अगर 1 से जोड़ेंगे तो वो वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। सपोज़ कीजिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मान लीजिए 0.9 हो गई, 1 से कम है। 0.9 जाहिर सी बात है 1.99 जा 81, तो ये 0.81 मुझे दे देगा। ठीक है, 1.81 में इसमें जोड़ूंगा तो अंडर रूट में 1.81 अंडर रूट निकालूंगा तो 1 से कुछ जो है ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्यों ऐसा सर कह रहे हैं? क्योंकि साइन अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, चूँकि 0 से π/2 के बीच में ये नेगेटिव तो देगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉस दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। तो जब ये 0 होगा तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। और अगर 0 नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है ये 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगी, तो 0 तो ये नहीं ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 और π/2 के बराबर तो है नहीं अल्फ़ा। तो यानी c की वैल्यू वो जो है ग्रेटर देन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अब जब ये रिलेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि चूँकि 0 से π/2 पे ऐसे लिखूँगा कि एट अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, जब ये भी एक्यूट एंगल में है, ये पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो यानी इनमें से ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बड़ा मान किसका आ रहा है? स्मॉल सी का आ रहा है। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर एंगल सी इज ग्रेटेस्ट बिकॉज ये एंगल सी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल साइड सी है। ठीक है, और ये एंगल सी है, लिख दे रहा हूँ। या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले इसको स्मॉल ही लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। स्मॉल सी इज ग्रेटेस्ट साइड। क्यों ग्रेटेस्ट साइड होगी? स्मॉल सी ग्रेटेस्ट साइड इसलिए होगी क्योंकि ये पहले ही जो है एज भी जो है 1 से कम है, बी भी 1 से कम है, तो सी बड़ा है, तो ये ग्रेटेस्ट साइड हो गया। जब ये ग्रेटेस्ट साइड हो गया तो इसका अपोजिट जो एंगल है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ साइड देयरफॉर कैपिटल सी यानी एंगल सी इज
ग्रेटेस्ट एंगल, ये यहाँ सहमत हो गया। अब जब ये ग्रेटेस्ट एंगल हो गया तो हमारा cos c का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हो गया। अब इनके ओरिजिनल वैल्यू को अगर मैं पुट आउट कर दूँ तो a मेरा क्या हो गया, साइन अल्फ़ा गिवन में मैंने मान के चला था, a साइन अल्फ़ा, b कॉस अल्फ़ा और c की वैल्यू ये। तो यहाँ रख देता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और अंडर रूट में का होल स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बचेगा, माइनस दिस इज माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और अपॉन दिस इज 2ab यानी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, 1 माइनस 1 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, दिस इज अपॉन 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा क्या, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये भी कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो ये -1/2 आया। यानी cos c की वैल्यू माइनस में आ रही है, यानी माइनस का मतलब आप समझ रहे हैं कि cos c की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ये निगेटिव आ रही है वैल्यू, यानी जाहिर सी बात है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है इसका मान, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका जाने का मतलब है कि वो 90 से बड़ा हो गया। अब जब 90 से बड़ा हो गया तो वो राइट एंगल 90 से बड़ा हो गया तो वो एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहाँ हुआ, वो तो ऑब्ट्यूज हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सिंस cos c वैल्यू इज लेस देन 0 therefore c इज ऑब्ट्यूज एंगल। एक ये कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर हमसे मान पूछ रहा है कि ठीक है ऑब्ट्यूज एंगल तो है, लेकिन उसका मान क्या होगा तो वो भी निकाल लेते हैं। cos c इक्वल टू -1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस 60। तो cos c इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस 60, पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो c इज इक्वल टू, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, cos c इक्वल टू कॉस पाई माइनस 60 यानी 120, यानी c इक्वल टू 120। ठीक है, तो c इक्वल टू 120 आया मेरा, यानी इसमें जो मेरा करेक्ट आंसर है वो c है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट 120। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन IIT JEE का सॉल्व हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पूछ लेता है कि बताइए कि कौन सा ट्रेंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा कि एक्यूट होगा कि क्या होगा, ठीक है ना, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मित्रों भाइयों। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ इन अ ट्रेंगल ABC a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू 3b/2 देन द साइड्स AB एंड C आर। तो इसका साइड्स ABC किस में होंगे, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस IIT JEE के भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझको गिवन में उसको मैं लिखूँगा, तो ये हो जाएगा a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 दिस इज इक्वल टू 3b/2। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मुझको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस cos 2 थीटा/2, ये आ गई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इज a इंटू 1 प्लस cos 2c/2, ये होगा। इसी तरीके से इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, अच्छा ये मेरा c/2 है तो ये c हो जाएगा केवल, ठीक है ना, क्योंकि c/2 है, क्योंकि यहाँ पर थीटा था तो ये 2 थीटा था, और यहाँ थीटा/2 होगा तो ये थीटा हो जाएगा।
अब उसी तरीके से स्कूल में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई 2, दिस इज 3b/2। अब यहाँ से 2 देखिए, इनमें से सभी में कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये हो जाएगा a 1 प्लस कॉस सी प्लस c 1 प्लस कॉस ए, दिस इज इक्वल टू 3b। ये हो गया मेरे पास। a और c को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, दिस इज a प्लस सी, यहाँ से a कॉस सी प्लस c कॉस ए को एक साथ लिख दिया मैंने, दिस इज इक्वल टू 3b। अब मुझे पता है कि ये a कॉस सी प्लस 3 कॉस बी, a कॉस सी प्लस 3 कॉस ए होगा, हाँ ठीक है। a कॉस सी प्लस c कॉस ए, ये मेरा क्या होता है, b के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 3b, यानी यहाँ से मैं देख सकता हूँ a प्लस सी होता है दिस इक्वल टू 2b। ठीक है, ये वाला फार्मूला प्रोजेक्शन फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में मेरे जाइएगा, IIT के फार्मूले की प्ले लिस्ट में, वहाँ मैंने इसको पढ़ाया प्रोजेक्शन फार्मूला में। तो ये a प्लस सी इक्वल टू 3b माइनस बी, दिस इज 2b हो जाएगा। अब a प्लस सी अगर 2b हो गया तो जाहिर सी बात है कि क्या हो गया, AP हो गया। तो देयरफॉर A B C आर इन AP। तो यहाँ पर ये वाला B ऑप्शन इसका सही होगा, आर इन AP। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम। और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा पॉजिटिव मार्ग पर चलें, सकारात्मक सोच से आप भरपूर रहें और जल्द से जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IIT JEE 2003 का क्या कह रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC, मीडियंस AD and BE are drawn if AD is equal to 4, एंगल DAB is equal to π/6, एंगल AB is equal to π/3, then the area of the triangle ABC is। तो इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या कह रहा है। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन दिया हुआ है, इसी पे बेस्ड डायग्राम हम लोग बनाएंगे और डायग्राम बना करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC मैंने ये ट्रायंगल बना दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि AD एक मीडियन है और BE एक मीडियन है। मीडियन का क्या काम होता है कि ये साइड्स को 2 इक्वल भागों में विभाजित करता है। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि ये P है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब आगे क्या कह रहा है कि एंगल DAB, जो एंगल DAB है वो गिवन में है कि वो π/6 है, यानी 30 डिग्री है, और एंगल ABE वो π/3 है, ABE वो π/3 है, यानी 60 डिग्री है। जब ये 60 है, ये 30 है, तो जाहिर सी बात है ये 90 हो जाएगा। अब जब ये 90 हो गया तो काफ़ी कुछ मेरा काम आसान हो गया। दूसरे पॉइंट यहाँ ये कह रहा है कि ये जो AD है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये जो लेंथ है वो 4 है, ये मुझको गिवन में है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC बताइए क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मीडियन divides each other in ratio 2:1। जो मीडियन है वो ABC को, ये मीडियन जो है वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2:1 में अगर ये डिवाइड करेंगे तो इसका हम भरपूर लाभ उठाएंगे। तो AP और PD ये मीडियन है जो कि इस मीडियन को 2 भागों में विभाजित किया है, AP और PD में। तो ये स्टेटमेंट थ्योरम क्या कह रहा है, क्लास 10th में जो हम लोग पढ़े थे, AP/PD 2/1, ठीक है, ये 2/1 हो गया। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि
क्या दिमाग लगाऊं कि मेरा ये आसानी से हो जाए। ये कर सकता हूँ कि पी डी अपॉन ए पी, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा कर दूं तो। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर +1 जोड़ दूँ, पी डी अपॉन ए पी +1 ½ +1, तो ये पी डी प्लस ए पी अपॉन ए पी, दिस इज 1+2/2। तो पी डी और ए पी को जोड़ूंगा तो ये ए डी हो जाएगा, तो ए डी अपॉन ए पी क्या आ गया, दिस इज, ये हो गया मेरा 3/2। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए पी अपॉन ए डी इजक्वल टू 2/3। इसका फिर से उल्टा कर दिया। ऐसा क्यों किया सर उल्टा आपने, क्योंकि मुझको ए डी जो है 4 गिवन में है, तो ए पी मैं निकाल सकता हूँ 2/3 ए डी, और ए डी की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा ए पी इजक्वल टू 8/, ये 3 है सॉरी, 8/3। तो ये ए पी की वैल्यू हो गई 8/3। अब जब मुझको ए पी की वैल्यू 8/3 पता चल गई, तो मैं पी डी की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकता हूँ। तो पी डी मेरी क्या हो जाएगी, ए डी की वैल्यू है मेरे पास 4, इसमें मैं ए पी की वैल्यू घटा दूंगा, तो 4 - 8/3, तो 4 3 जा 12, 12 - 8 यानी 4/3, यानी पी डी की वैल्यू भी मुझे मिल गई 4/3। अब जब पी डी की वैल्यू मिल गई, यहाँ मैं लिख दूँ कि पी डी की वैल्यू 4/3 है, ए पी की वैल्यू 8/3 है। ध्यान दीजिएगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी पी, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से tan 60 डिग्री क्या होगा, यानी tan थीटा कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी ए पी अपॉन बी पी। अब बी पी कितना हो जाएगा, ए पी अपॉन tan 60, ए पी मेरा क्या 8/3, tan 60 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, हमें पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो मैंने √3 लिख दी, यानी बी पी की वैल्यू मुझे मिल गई 8/3 √3, ये मिल गई, ये मेरी बी पी की वैल्यू हो गई। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आसानी से मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइट का काम करेगा और ये बेस का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ बेस बी पी इंटू हाइट ए डी। तो ये हाफ बी पी कितना है मेरे पास 8/3 √3, और ए डी कितना है गिवन में है जो कि 4 है ए डी, तो ये मैंने 4 लिख दिया। तो ये 2 बार में तो 16 3 √3, तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो गया मेरा 16/3 √3। अब हमें ये पता है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 areas of 2 triangle of equal areas। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ए डी मीडियन है और ये ए बी सी ट्रायंगल है, तो ये ए डी इसको विभाजित करेगा 2 इक्वल भागों में, दोनों का जो एरिया है वो बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये जो है दोनों इक्वल होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा ए बी सी मुझे मिल जाएगा। और मुझसे यही पूछा है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी ए बी डी के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ लिख दूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, और ये मैं निकाल चुका हूँ 16/3 √3, तो ये हो जाएगा 32/3 √3। तो यानी इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी डी इज़ द करेक्ट।
तो इस टाइप से मेरा ये IIT JEE 2003 का क्वेश्चन हल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद। और उस परम पिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सदा पॉजिटिव सकारात्मक मार्ग पर चलें और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल फॉर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड ए इज, कौन सा होगा ये पूछ रहा है। सम ऑफ रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड यानी स्मॉल और कैपिटल आर का सम क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि एक रफली फिगर में कि ये मेरा सेंटर ओ है और इस टाइप से एन साइडेड ऐसे बन रहे हैं। उनमें से कोई एक साइड को मैं पकड़ लेता हूँ, ये इसको ज्वाइन कर दिया मैंने और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला, ये स्मॉल आर होगा और ये कैपिटल आर होगा। ये पूरा का पूरा एंगल मुझे फाइंड करना है। मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का 360 डिग्री है। जब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूरी की पूरी 360 है और ये एन साइडेड है, तो यहाँ से एंगल मैं निकाल लूँगा। ये कितना हो जाएगा थीटा, ये पूरा थीटा है। ये थीटा कितना हो जाएगा 360/n यानी 2π/n। तो ये वाला एंगल यानी ये वाला एंगल निकाल लूँगा मैं। ये वाला कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। इसको मैं इस वाले एंगल को अगर θ1 से दिखाऊं तो θ1 क्या हो जाएगा, थीटा का आधा हो जाएगा यानी 2π/n/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये π/n हो जाएगा। और ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, क्योंकि ये दोनों ये जो लाइन है ये इस एंगल को दो इक्वल भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर बात करूं tan θ1 की, तो tan θ1 क्या होगा मेरे पास, ये अगर 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा मेरे पास एल्टीट्यूड अपॉन बेस। और एल्टीट्यूड मेरा यहाँ से देखें, ये मुझे गिवन में है कि एक साइड यहाँ से यहाँ तक a है, तो ये कितना हो जाएगा a/2। ये कितना हो जाएगा a/2, तो ये हो जाएगा a/2 अपॉन बेस कितना है स्मॉल r, तो ये a/2r हो जाएगा। और θ1 मेरा क्या है, θ1 मेरा है π/n। तो यहाँ मैं लिख दूंगा tan π/n की वैल्यू मुझे मिल गई a/2r। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं sin π/n की वैल्यू निकालूं यानी sin θ1 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a/2 अपॉन कैपिटल R। तो ये हो जाएगा मेरे पास a/2 कैपिटल R। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a/2 tan π/n। और यहाँ से मैं कैपिटल R की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा a/2 sin π/n। तो ये हो जाएगा स्मॉल r की वैल्यू a/2 cot π/n और ये हो जाएगा a/2 cosec π/n। इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो इनको अगर मैं ऐड करता हूं, नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा r प्लस कैपिटल R दिस इज इक्वल टू a/2 cot π/n प्लस a/2 cosec π/n। a/2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर cot π/n को क्या लिख सकता हूँ cos π/n अपॉन sin π/n और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 sin π/n। इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 1 + cos π/n अपॉन sin π/n। ये हो गया मेरा। इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा अगर तो ये हो जाएगा 1 + दिस इज cos 2θ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यानी 2 cos स्क्वायर π/2n -1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin π/2n इंटू cos π/2n। ये कहाँ से लिख रहे हैं आप,
साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ मैंने इसका इस्तेमाल किया, यहाँ थीटा, ये 2 थीटा क्या है, पाई बाई एन है। तो जब ये 2 थीटा था तो ये थीटा था, तो जब ये पाई बाई एन होगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 एन हो जाएगा, उसका आधा। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या फार्मूला यूज़ किया सर आपने, cos 2 थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका इस्तेमाल किया है। अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये 1 कट जाएगा, दिस इज़ a/2 और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2n अपॉन 2 साइन पाई बाई 2n cos पाई बाई 2n। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से cos पाई बाई 2n ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया a/2 और cos पाई बाई 2n साइन पाई बाई 2n, तो ये cot पाई बाई 2n हो जाएगा। दिस इज cot पाई बाई 2n। तो ज़रा देखें इनमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो a/2 cot पाई बाई 2n यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी IIT JEE का सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन अ ट्रायंगल विद साइड्स ABC R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 विच आर द x रेडियस, देन इनमें से कौन सा सही होगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको x रेडियस क्या होता है पता होना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, दिस इज ABC। इसको मैं इधर से प्रोड्यूस कर दूं, ऐसे प्रोड्यूस कर दूं, ऐसे प्रोड्यूस कर दूं, इन सारों को ऐसे मैं प्रोड्यूस कर दूं। अब मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल में यहाँ से एक सर्किल बनाता हूं इस टाइप से, यहाँ से एक सर्किल बनाता हूं इस टाइप से, और यहाँ से ये सर्किल बनाता हूं इस टाइप से, ये और ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया और ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो गया मेरे पास R1, ये R2, ये R3, ये ही मेरे x सेंटर के रेडियस होगा। ये तो x सेंटर हो गए, इसको C1 C2 C3 ये x सेंटर हो गए, और ये इसका रेडियस हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ABC क्या है, ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल c है, यहाँ से यहाँ तक की साइड की लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है गिवन में कि R1 जो है R2 से बड़ा है और R2 जो है R3 से बड़ा है, ये मुझको गिवन में है। और जब ये इससे बड़ा है तो इससे पहले अब R1 का सब फार्मूला क्या होता है, तो R1 जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। R2 क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस बी। और R3 क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। S क्या होता है सर, S होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। डेल्टा क्या है सर, ये एरिया है जो कि आपको पता है अंडर रूट में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता हो चुकी हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो चूँकि सिंस R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, तो R1 की वैल्यू अब आपको पता है, यानी डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, ये भी डेल्टा अपॉन S माइनस सी, ये भी बड़ा होंगे क्योंकि ये इसका मान है। अब मैं क्या करता हूँ, डेल्टा पूरे में कॉमन है तो इसको डिवाइड करके हटा देता हूँ। तो यहाँ आएगा 1 अपॉन S माइनस ए ग्रेटर देन 1 अपॉन S माइनस बी ग्रेटर देन 1 अपॉन S माइनस सी। इसमें कोई अंतर नहीं होगा इनइक्वालिटी में। लेकिन अब यहाँ 1 अपॉन S माइनस ए है, इसका अगर रेसिप्रोकल करूँ तो इसका इनइक्वालिटी का साइन पूरा चेंज हो जाएगा। और जैसे ही चेंज होगा तो ये S माइनस ए, दिस इज S माइनस बी, दिस इज S माइनस सी, इस टाइप से हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि चूँकि S है तो मैं यहाँ पर पूरे S को क्या करता हूँ, माइनस S सभी में कर देता हूँ ऐड। तो माइनस है जब सभी में करूँगा ऐड तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ऐड कर रहा हूँ।
अगर माइनस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता तो ये पूरा चेंज होता है, यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या क्या बचेगा, माइनस एस प्लस एस कट जाएगा, केवल माइनस ए बचेगा, माइनस बी बचेगा, माइनस सी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं -1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये BAC हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा रिलेशन आया है वो आया है कि A बड़ा होगा B से, B बड़ा होगा C से, यानी A ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, और उस परम पिता परमेश्वर से आप सभी देवी सज्जनों भाइयों के लिए प्रार्थना है कि आप सदा पॉजिटिव मार्ग पर चलें और जल्द से जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर 3x + 4y, 4x + 3y एंड 5x + 5y, वेयर x, y ग्रेटर देन 0, देन द ट्रेंगल इज। तो बताइए ट्रेंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा, इक्विलेटरल होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो है मैं एक ट्रेंगल बनाता हूँ। दिस इज ट्रेंगल ABC। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। स्मॉल a की वैल्यू मुझको गिवन में है 3x + 4y, स्मॉल b की वैल्यू मुझको गिवन में है 4x + 3y, और स्मॉल c की वैल्यू मुझको गिवन में है 5x + 5y। अब यहाँ पर मुझको ये भी गिवन में है कि x y जो है ग्रेटर देन 0 है। तो जाहिर सी बात है कि जो x और y एंगल है वो ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ मैं दे सकता हूँ ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये 5 5 है, तो जब ये 5 5 है और x और y की वैल्यू पॉजिटिव भी है जो कि ग्रेटर देन 0, तो c क्या हो जाएगा, स्मॉल c जो है सबसे बड़ा होगा। c इज़ द लार्जेस्ट साइड, इज लार्जेस्ट साइड। और जब C लार्जेस्ट होगा, C इज़ लार्जेस्ट होगा, जब ये साइड लार्जेस्ट होगी तो इसका अपोजिट एंगल यानी ये C ये ग्रेटेस्ट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर C इज लार्जेस्ट एंगल। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये एंगल और ये एंगल में सबसे बड़ा एंगल ये होगा, लेकिन ये कौन सा होगा, कितना बड़ा होगा, 90 से ज़्यादा होगा कि 90 से कम होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा कि क्या होगा। तो उसके लिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करते हैं, cos C की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - c² / 2ab। ये होता है, यहाँ से अगर देखें तो a की वैल्यू है 3x + 4y, दिस इज 3x + 4y होल स्क्वायर। b की वैल्यू है मेरे पास 4x + 3y होल स्क्वायर। c की वैल्यू मेरे पास 5x + 5y होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस 3x + 4y और 4x + 3y। ये हो गया मेरे पास। तो cos c की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, a + b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 3 का x का होल स्क्वायर यानी 9x² 16y² प्लस 2 टाइम्स करूँगा तो ये 2 3 = 6, 6 4 = 24xy। दिस इज 16x², दिस इज 9y² प्लस 2 4 = 8, 8 3 = 24xy माइनस यहाँ पर 25x² माइनस 25y² माइनस 5 2 = 10, 10 5 = 50xy। ये हो गया मेरा, और इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ऐसे ही बने रहने देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब देखिए 16 और 9 ये और ये जोड़ूंगा 25x² होगा, और ये माइनस में तो ये कट जाएगा। और ये है 16y² और 9y², 25y² पॉजिटिव में आएगा और ये नेगेटिव में, ये कट जाएगा। अब 24xy 48xy और -50xy यानी -2xy आ जाएगा। यहाँ -2
एक्स वाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4y और 4x प्लस 3y। ये हो गया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये माइनस में आ गया वैल्यू, यानी एक्स वाई अपॉन 3x प्लस 4y और 4x प्लस 3y। अब जब ये माइनस में आ गया यानी लेस देन जीरो है, यानी कॉस सी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ रही है। और जब ये लेस देन ज़ीरो आ रही है यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं होगी वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस, तो यानी जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये ज़ीरो हो गया, ये पाई/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, 2 पाई हो गया। जब ये सेकंड में जाएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो 90 से बड़ा हो जाएगा, या फोर्थ में जाएगा तो भी 90 से बड़ा हो गया। तो 90 से बड़ा होते ही ये कौन सा ट्रेंगल हो गया, ये एंगल सी इज ए ऑब्ट्यूज एंगल। यानी जब ये ऑब्ट्यूज हो गया तो ये ट्रेंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ABC, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। यानी इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पे जो पूछे गए हैं IIT JEE के उनको करेंगे, यानी हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड चैप्टर से करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम। और उस परम पिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सदा सकारात्मक मार्ग पे चलें और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा फोकस रखें ताकि आप इधर उधर ना भटकें और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। आप सदा प्रसन्न रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।